हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बीए थर्ड ईयर की हिस्ट्री की बुक, जिसको मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मॉडर्न एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 टू 1919 और इस बुक का कोड है हिस्टे 305। इस बुक से रिलेटेड कंप्लीट बुक को जो है वो मेरे चैनल पर कवर किया गया है। इन सभी वीडियो का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस बुक के यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर 2 की। तो जो आपका टॉपिक नंबर 2 है वो है आपका इटली का एकीकृत राष्ट्र के रूप में उत्थान। इस वीडियो में इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से बाधाओं का सामना करना पड़ा इटली को, और इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ और इससे संबंधित विभिन्न चरण। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पुट ऑन होता है कि इटली के एकीकरण में के समक्ष में आने वाली बाधाओं और इटली के एकीकरण का अर्थ बताएं या से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, तो 5 इसके चरण हैं जिनके बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम इटली के 3 महान जो है नेताओं के बारे में या इटली के महान जो है व्यक्तित्व के बारे में, जो व्यक्तियों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिचय से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है पेपर में, आपने उसी प्रकार सीखना है। हिस्ट्री के पेपर में ध्यान देने वाली ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री के पेपर में जो है वो आपके पेजेस जो है वो कम होते हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कम से कम टाइम में जो है अधिक से अधिक जो है पॉइंट्स लिख पाए। जितने आप पॉइंट्स लिखेंगे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम करनी है और पॉइंट्स जो है वो ज्यादा लिखने हैं। तो शुरू करते हैं इटली के एकीकरण के। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण क्या था। तो 19वीं शताब्दी में इटली के जो था वो अनेक जो था छोटे छोटे राज्यों में जो था वो विभाजित था, परंतु 19वीं शताब्दी के बाद जो है वो इटली जो है एक इकट्ठित राजतंत्र के रूप में जो है वो उभर कर सामने आया, जिसे इतालवी राष्ट्र जो है वो कहा गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटर्न ने एक बार कहा था कि इटली एक भौगोलिक चिन्हित मात्र है, जहां एक प्रांत दूसरे प्रांत के, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, एक नगर दूसरे नगर के और एक वंश दूसरे वंश के विरुद्ध है। तो अगर आप परिचय लिख रहे हैं पेपर में, तो स्टूडेंट आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी से पूर्व इटली जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित था, परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ होने उसके पश्चात जो है वो इटली जो है एक एकत्रित जो है संगठित राजतंत्र के रूप में ऊपर का सामने आया, जिसको इतालवी राष्ट्र भी कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं हम। और इटली के एकीकरण में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था 3 व्यक्तियों का, काबूर, मेजनी और तीसरे जो आपके व्यक्ति थे वो थे गौरिबाल्डी। इन तीनों का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान था। कहा जाता है कि इटली का एकीकरण मेजनी के दिल, काबूर के दिमाग और गौरिबाल्डी के युद्ध नीति से ही जो है वो पूर्ण किया जा सका। तो देख लेते हैं इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो सबसे पहली बाधा आती है कि ऑस्ट्रिया का आधिपत्य। जो ऑस्ट्रिया था मीन्स ऑस्ट्रेलिया, उसका इटली के छोटे छोटे राज्यों पर जो था वो आधिपत्य था। उसने इटली के कई छोटे छोटे और महत्वपूर्ण राज्यों को जो था वो अपने अधीन कर रखा था। दूसरी जो समस्या थी वो थी काबूल द्वारा इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना देना। काबूल ने सबसे बड़ी जो गलती की वो ये गलती की कि उसने जो इटली की जो इटली की समस्या थी उसको एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। एकता का अभाव, इटली जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित था। जैसा हमने पहले पीछे पढ़ा कि इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा था कि इटली एक ऐसा राज्य है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, एक प्रांत दूसरे प्रांत के और एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध है। तो यहाँ के लोगों में क्या था, एकता का अभाव था। 4th पॉइंट आता है पोप का असीमित अधिकार क्षेत्र। यूरोप के क्षेत्र में जो था वो पोप का काफी ज्यादा उनको माना जाता था, काफी ज्यादा उनकी भूमिका थी। तो इटली सबसे एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि पोप जो थे वो स्वयं को सदा निरंकुश ही रखना चाहते थे, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे। इसलिए पोप क्या चाहते थे कि इटली का जो है वो गठन ना हो, मीन्स इटली के एकीकृत राष्ट्र ना बन पाए। फिर आता है आपका 5th पॉइंट जो था प्रांतीय व्यापक फूट। इटली के प्रत्येक राज्य
राज्य में जो था एक राज्य को दूसरे राज्य से व्यापक फूट थी, एक राज्य दूसरे राज्य के जो था वो विरुद्ध था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है आर्थिक स्थिति। इटली के लोग जो थे वो कृषि पर निर्भर थे। 80% जो जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर थी? कृषि पर, जिसके कारण जो था उनको कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो समस्या है वो है 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के आरंभ के मध्य की। 19वीं शताब्दी के बाद जो था वो इटली का एकीकरण जो था वो संभव हो पाया। उसके बाद जो था इटली की आर्थिक स्थिति जो थी वो भी काफी अच्छी बन गई। राजाओं का स्वार्थ। राजा इटली के जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित था। अब वहां पर हर एक प्रांत में हर एक राज्य का अपना राजतंत्र था। तो राजा क्या चाहते थे? राजा चाहते थे कि हमारा ही निरुकन शासन हो और हम किसी के अधीन जो है वो गणराज्य की स्थापना ना करें। इसलिए राजा भी ये चाहते थे कि हमारा इटली का एकीकरण संभव ना हो पाए। जटिल भौगोलिक स्थिति। इटली जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित था, हमने पहले पढ़ा। अब छोटे राज्य में विघटित था, उसका क्या कारण था? इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां पर कई प्रकार के जंगल थे, पठार थे और ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो था वो मिल पाए। मीन्स कि उनमें कोई भी प्रत्यक्ष जो था वो संपादन नहीं कर पाते थे, जिसके कारण इटली की भौगोलिक स्थिति के कारण भी उसका एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रीय भावना की कमी। इटली के लोगों में क्या था? राष्ट्रीय भावना की कमी थी। वे लोग एक दूसरे के विरुद्ध थे और वो एक एकत्रित जो गणराज्य या एक एकत्रित राज्य नहीं बनाना चाहते थे। इटली को एकीकरण नहीं करना चाहते थे वो व्यक्ति। शक्तिशाली सेना का अभाव। शक्तिशाली सेना का अभाव इटली के पास इसलिए था क्योंकि वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित थी। हर एक राज्य की अपनी एक छोटी सी सेना थी, वो संगठित नहीं थे, इसलिए उनके पास एक बड़ी सेना नहीं थी ऑस्ट्रिया की तरह। वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित थे, जिसके कारण जो था वो उनके पास शक्तिशाली सेना की जो थी वो कमी देखी गई। शासक की निरंकुशता। हमने पहले भी पढ़ा कि इटली के शासक जो थे वो छोटे छोटे राज्यों में विघटित थे, इसलिए हर एक राज्य का अपने एक राजा था जो वहां पर निरंकुश था। उसकी अपनी एक व्यवस्था थी, उसकी अपनी एक शासन प्रणाली थी और राजा भी क्या चाहते थे कि इटली का एकीकरण ना हो, इसलिए शासक की निरंकुशता भी जो थी इटली के एकीकरण में एक बाधा थी। मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मैटरनिक की नीति में क्या था? मैटरनिक की नीति में आम जनता के लोगों के जो थे अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था, इसलिए वो हमेशा डरे सहमे में रहते थे और उनमें जो था एकता का भी जो था अभाव था। मैटरनिक की नीति में अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैटरनिक की नीति जो थी एक प्रतिक्रियावादी नीति थी, जिसमें छोटे लोगों मीन्स की जो जनसाधारण था उनको हमेशा दबाया ही जाता था मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अशिक्षा। इटली के लोगों में क्या था? शिक्षा की कमी थी। इटली के अधिक से अधिक जो जनसंख्या थी वो अनपढ़ थी, जिसके कारण उनमें जो था वो शिक्षा का अभाव था और उसके भी कई कारण थे। फॉर एग्जांपल इसके आर्थिक कारण आ जाते हैं, इटली में पाई जाने वाली भौगोलिक स्थिति आ जाती है। फिर आता है भिन्न विचारों की उपस्थिति। इटली के लोगों में क्या था? उनमें कई प्रकार के विचारधारा थे। कुछ जो थे वो राजतंत्र की मांग करते थे, कुछ थे वो गणतंत्र की मांग करते थे और कुछ क्या चाहते थे कि हम केवल और केवल पोप के ही अधीन जो है वो रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते। तो इटली के लोगों में भी और इटली के जो महान व्यक्ति थे जैसे गोरिबाल्डी, काबूर, मेजनी, उनमें भी तीनों में भी अलग अलग उन व्यक्तियों में भी विचारधारा थी। तो ये थे कुछ एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाएं, इटली के एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाएं। अब हम देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में कैसे संभव हो पाया। तो इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है कार्बोनरी विद्रोह। तो कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी इटली के लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। इस कार्बोनरी के सदस्यों के जो झंडे थे वो 3 रंग के थे, लाल, काले और पीले। इन लोगों ने कार्बोनरी के सदस्यों ने इटली के लोगों पर ऐसा प्रभाव डाला कि इटली के लोग क्या थे, इनकी पूजा करने लग पड़े थे। फिर आता है आर्थिक विकास, जहां हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में इटली का जो आर्थिक विकास था वो नीचे ही चला जा रहा था, वहीं 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली का विकास जो धीरे धीरे होने लगा। इटली में रेलवे लाइनें बिछने लगी, जिसका महत्वपूर्ण योगदान इसमें काबू ने दिया। रेलवे लाइनें बिछने लगी और लोग कृषि के आधुनिक यंत्रों से मिलने लगे। औद्योगिक क्रांति यहाँ पर देखने को मिली, जिसे
इटली का एकीकरण संभव हो पाया। नेक्स्ट आता है लेखकों का प्रयास। लेखकों ने लोगों में एक ऐसे विचारधारा उत्पन्न करने का प्रयास किया कि लोग क्या चाहने लगे कि हम अधिक से अधिक जो है जल्दी से जल्दी इटली का जो है वो एकीकरण करके ही रहेंगे। लेखकों ने ऐसे ऐसे विचारों को व्यक्त किया, ऐसे ऐसे लोगों में ऐसी जागृति उत्पन्न की कि वो एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आना चाहने लगे। मेजनी और इटली, जो मेजनी था उसने इटली की योगदान, सबसे महत्वपूर्ण मेजनी का योगदान था, उसने यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली में उसने जो इटली के कम उम्र के युवा थे उनको शामिल किया और उनको संगठित किया, किस लिए? इटली के एकीकरण के लिए। उदार राजतंत्रवादी, यहाँ पर हमने देखा कि पिंडमार्ट जैसे कई उदारवादी राजतंत्रवादी भी यहाँ पर सामने आए। उन्होंने क्या कहा कि जब समय आएगा तब मैं इटली के लिए स्वयं को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को, यहाँ तक कि खुद स्वयं को भी निरस्त करने के लिए जो है, निछावर करने के लिए जो है वो तैयार रहूंगा। तो पिंडमार्ट के यहाँ पर उदारवादी राजतंत्रवादी नीति के कारण भी कई ऐसे राजा आगे आए जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए जो थे वो तैयार हो गए। कोयला और लौह उद्योग, कोयला लौह उद्योग ऐसा उद्योग था इटली का जिसने अधिक से अधिक समय में काफी ज्यादा धन कमा लिया और इसके सदस्य जो थे वो कोयला और लौह उद्योग के सदस्य जो थे वो कार्बोनेरी के भी सदस्य बने, जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चार्ल्स एल्बर्ट की उदारवादी नीति, तो हमने पहले भी पढ़ा कि कई ऐसे उदारवादी नेता सामने आए जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से एक थे चार्ल्स एल्बर्ट भी। वियना कांग्रेस और इटली, वियना कांग्रेस ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वियना कांग्रेस ने ऐसी नीतियां सामने लाई जिनसे इटली के लोग जो थे एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आना चाहने लगे। वियना कांग्रेस के द्वारा लोगों में प्रत्यक्ष रूप से ऐसे विचारधारा को जो है वो डाला गया कि हाँ, हम एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। काबूल का उदय, काबूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि काबूल जो था वो एक समय इटली का प्रधानमंत्री था और उसमें उस इटली का राजा था पिंडमार्ट। तो काबूल ने कई योगदान दिए इटली के लिए, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए। फिर आता है क्रीमिया का युद्ध। अब क्रीमिया का युद्ध क्या था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड दोनों साथ में थे, फ्रांस और इंग्लैंड, और किसके विरुद्ध था? रूस, जिसमें जो था रूस ने तुर्कों का साथ दिया। अब काबूल ने दिमाग लगाया, काबूल ने देखा कि मेरे को किसका साथ देना चाहिए? फ्रांस और इंग्लैंड का। तो क्रीमिया के युद्ध में काबूल द्वारा मींस इटली द्वारा किसका साथ दिया गया? फ्रांस और इंग्लैंड का। और इस क्रीमिया के युद्ध में कौन हारा? इस युद्ध में हारा रूस, जिसने तुर्कों का साथ दिया था। तो काबूल की ये नीति इटली के एकीकरण में विदेशी शक्तियों का इटली के एकीकरण में योगदान भी एक तरह से सक्षम हो पाया। मीन्स बाहरी शक्तियां भी इटली का एकीकरण करने में सहायता करने लग पड़ी, जिसका हम किसको योगदान देंगे? काबूल को। पोप की उदारवादी नीति, एक सांस्कृतिक एकता भी लोगों में देखी जाने लगी। और लास्ट पॉइंट आता है आपका पोप की उदारवादी नीति, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं 2-3 लाइन इजीली। अब हम देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण। एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब ये आता है दूसरा क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण कौन थे। तो इसमें हम 5 चरण के बारे में पढ़ेंगे, 5 चरणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला चरण मीन्स प्रथम चरण था राष्ट्रीय जागृति और असफल प्रयास। पहले चरण में जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में सबसे पहले राष्ट्रीय जागृति लोगों में आने लग पड़ी। अब लोग क्या थे? वो प्रयास करने लगे, परंतु प्रथम चरण में उनके प्रयास क्या हो गए? असफल हो गए। सबसे पहले आता है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति और इटली। 1789 में ईस्वी के लोगों के द्वारा एक क्रांति लाई गई, परंतु ये क्रांति जो थी वो कई कारणों से असफल रह गई, जिसके कई कारण थे, भूगोलिक कारण थे, एकता का अभाव था। तो ये इसके आप कारण लिख सकते हैं। नेपोलियन तथा इटली, नेपोलियन के द्वारा जो था वो इटली के एकीकरण में काफी ज्यादा योगदान भी दिया गया। उसने इटली के एकीकरण करने के लिए काफी ज्यादा पक्ष भी, काफी ज्यादा कदम भी उसने उठाए। फिर आपका आता है वियना संधि और इटली। वियना संधि के अधीन जो था वो इटली के कई राज्य जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के आधिपत्य में आ गए, जिसके कारण भी इटली का एकीकरण जो था वो संभव नहीं हो पाया। मेजनी और इटली, मेजनी के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा, तो आप देख लेंगे। इटली के एकीकरण की विभिन्न योजनाएं, इटली के एकीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं यहाँ पर बनाई गई, परंतु वो
योजनाएं भी जो थी वो असफल होने लगी। जैसे आपकी एक योजना आ जाती है, वियना कांग्रेस के द्वारा कई योजना लाई गई, तो वो सभी योजना जो थी वो असफल होने लगी। 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। 1848 ईस्वी में यूरोप के कई राज्यों में क्रांति हुई, जिसके कारण इटली के लोग भी क्या चाहने लगे, इटली के लोग भी एकीकृत राष्ट्र को जो थे वो चाहने लगे थे। फिर आपका आता है दूसरा चरण, जिसमें था पिंडमार के अधीन एकीकरण। पिंडमार कौन था? पिंडमार था इटली का जो था राजा था, और उसके अधीन प्रधानमंत्री कौन था? काबूल था। तो पिंडमार ने भी काफी ज्यादा योगदान दिया इटली के एकीकरण में। ये पॉइंट आप पिछले में भी लिख सकते हैं इटली के एकीकरण में कि पिंडमार का योगदान, पिंडमार में काफी योगदान दिया। उसने काबूल को खुली छूट दे रखी थी कि आप जैसा करना चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। तो काबूल का प्रधानमंत्री बनाना, तो पिंडमार ने क्या किया? काबूल को प्रधानमंत्री बना दिया। अब काबूल ने इटली के एकीकरण के लिए, या हम कह सकते हैं कि इटली के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने रेलवे लाइनें बिछाई, उसने सड़क का निर्माण करवाया, उसने लोगों को औद्योगिक क्रांति के बारे में जागृत किया। तो ये सब कार्य काबूल के द्वारा किए गए। फिर आता है आपका क्रीमिया का युद्ध। अब क्रीमिया का युद्ध जो था हमने पहले भी पढ़ा, मैं बस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्रीमिया का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ थे, रूस ने तुर्कों का साथ दिया, काबूल ने साथ दिया इंग्लैंड और फ्रांस का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा क्रीमिया का युद्ध। फिर आता है मध्य इटली के राज्यों पर अधिकार। अब पिंडमार ने क्या किया? उसने दिमाग लगाया कि अगर हमको इटली को जीतना है तो सबसे पहले मध्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मध्य के जो राज्य थे वो भी इटली का साथ देना चाहते थे, मीन्स कि वो भी इटली का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना चाहते थे। इसलिए मध्य राज्यों ने इटली में विलय कर लिया, जिससे जो था इटली की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी होगी। इटली एक विस्तृत राज्य के रूप में जो था वो बनना आरंभ हो चुका था। दूसरा चरण यहाँ पर खत्म हो गया। फिर आता है तीसरा चरण, जिसमें दक्षिण के राज्यों का विलय हुआ। अब दक्षिण के राज्यों ने भी जो था वो दक्षिण के राज्यों ने भी इटली में जो था वो शामिल होना चाहते थे। जो नेपल्स और सिसिली दक्षिण के जो थे वो राज्य थे, इन पर जो था बुर्ब वंश का जो शासन था। इस राज्य की पिंडमार के अधीन विलय चाहते थे। गोरिबाल्डी ने 1860 ईस्वी में नेपल्स और सिसिली में विजय प्राप्त की। वहां के लोगों ने जनमत के आधार पर पिंडमार के साथ जो था वे विलय करना जो था वो स्वीकार कर लिया। अब वहां के सिसिली और नेपल्स जो थे वो नेपल्स और सिसिली दोनों राज्य जो थे वो आ गए इटली में, जिससे दक्षिण का राज्य भी जो था वो आ गया इटली के एकीकरण में। तो दूसरे चरण में आया था मध्य के राज्य, तीसरे चरण में आगे आपके दक्षिण के राज्य। फिर आता है चौथा चरण, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव जो था वो समाप्त हो गया, वो जिसका कारण था ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। तो क्या था? जो ये युद्ध था वो हुआ था 1866 ईस्वी में। तो 1866 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ। प्रशा के बिस्मार्क ने इटली से गुप्त संधि की, जिसके अनुसार इटली को प्रशा की सैनिक सहायता करनी थी। इस युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के वेनेसिया में व्यस्त रखा। ऑस्ट्रिया दो तरफ के हमले से कमजोर पड़ने लगा, और इस प्रकार जो था वो ऑस्ट्रिया जो था वो प्रशा के युद्ध जो था वो हार गया। परिणाम स्वरूप प्रशा ने ऑस्ट्रिया को सेडनो के स्थान पर पराजित जो था वो कर दिया। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? 1866 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इसमें प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें प्रशा के बिस्मार्क ने इटली से गुप्त संधि की। तो प्रशा को कौन वहां पर इस युद्ध का, प्रशा की तरफ से कौन इस युद्ध में आया? वो था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने क्या किया? इटली के साथ एक गुप्त संधि कर ली, जिसके अनुसार जो था इटली को प्रशा की सैनिक सहायता करनी थी। इस युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के वेनेसिया में व्यस्त रखा। तो इटली ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को कहां पर व्यस्त रखा? वेनेसिया में व्यस्त रखा। अब ऑस्ट्रिया जो था वो दोनों तरफ के हमलों से नहीं जीत पा रहा था, मीन्स एक तरफ से उस पर प्रशा हमला कर रही थी और दूसरी तरफ से उस पर इटली हमला कर रही थी। इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हार गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया जो था वो सेडनो नामक स्थान पर जो है वहां पर इसकी हार होगी। चौथा चरण भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आता है आपका पांचवा चरण। तो पांचवा और अंतिम चरण था पोप के प्रभाव का जो था वो अंत होना। फ्रांस और प्रशा युद्ध में जो था, फ्रांस और प्रशा युद्ध हुआ 1870 से 71 तक के, 1870 to 1871 तक ये युद्ध चला। अब इस युद्ध में क्या हुआ? 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ। फ्रांस ने के लाखों सैनिकों को बंदी बना लिया गया। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांसीसी सेना बुला ली, परंतु उसे पराजय
का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस के लाखों सैनिकों को जो यहाँ पर पर्शिया के द्वारा बंदी बना लिया गया। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन तृतीय ने फ्रांसीसी सेना बुला ली, परंतु उसे पराजय का जो था वो सामना करना पड़ा। विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने रोम पर अधिकार कर लिया। पोप ने थोड़े से विरोध के बाद हथियार डाल दिए, जिसके कारण 1871 ईस्वी में रोम की संयुक्त इटली की राजधानी जो था बना दिया गया। तो 1871 ईस्वी में क्या किया गया, रोम को संयुक्त इटली की जो था वो राजधानी बना दिया गया। तो ये था आपका टॉपिक जो यूनिट 1 का हिस्ट्री की जो बुक है, मेजर और माइनर दोनों जो स्टूडेंट जिस बुक को पढ़ते हैं, मॉडर्न एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 टू 1919, उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो था आपका इटली का एकीकृत राष्ट्र के रूप में था, जिसमें हमने इटली के एकीकरण के समक्ष आने वाली बाधाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इटली के एकीकरण कैसे संभव हो पाया, उसके विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसके 5 चरणों के बारे में अध्ययन किया। तो अगर स्टूडेंट्स आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।